हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। ऑनलाइन विद्याधन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे रिसर्च में हाइपोथेसिस के बारे में। इसके पहले हमने रिसर्च प्रॉब्लम, बहुत सारे वीडियोस कवर कर लिए, बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर लिए। कल के वीडियो में हमने जाना था कि जो वेरिएबल है वो क्या है। आज हम जानेंगे कि परिकल्पना, प्राकल्पना या जैसे इंग्लिश में हाइपोथेसिस कहते हैं वह क्या है। इसके पहले भी जब हम रिसर्च प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहे थे और भी जो टॉपिक्स हमने कवर किए थे, वहाँ पर भी जगह जगह हाइपोथेसिस वर्ड का इस्तेमाल किया गया, परिकल्पना वर्ड का इस्तेमाल किया गया, प्राकल्पना वर्ड का इस्तेमाल किया गया। वास्तविकता में जो हमारी शोध समस्या होती है उसका संभावित समाधान, टेंटेटिव सॉल्यूशन ही हमारी हाइपोथेसिस होती है। मान लीजिए आपके सामने कोई समस्या आती है, उस समस्या का समाधान तो तुरंत अगर आपको मिल जाता है तो वहां पर तो समाधान समस्या की कोई बात ही नहीं है। अगर आपके पास कोई समस्या क्या विकट समस्या है तो ऐसी स्थिति में आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, बहुत सारे आप जो है कह सकते हो कि उपाय करने का प्रयास करते हो, तो वो आपके लिए टेंटेटिव सॉल्यूशन होते हैं। जैसे कि मान लीजिए वर्तमान परिस्थिति में जो कोरोना क्राइसिस कह सकते हो, एक विकट परिस्थिति है, तो ऐसी स्थिति में हाइड्रोक्लोरोक्विन जो एक मेडिसिन है, ये एक हाइपोथेटिकल मेडिसिन है कि ऐसा हो सकता है कि इससे सही हो जाए, लेकिन इसके परिणाम क्या होंगे ये उसी जो हमारा पेशेंट होता है उसके ऊपर अप्लाई करने के बाद ही पता चलता है। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, यही शायद मेरा जहाँ तक मुझे याद है यही उस दवा का नाम है, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन। तो ये जो दवा है वो हमारे लिए हाइपोथेसिस का उदाहरण हो गया। इसी तरीके से किसी भी व्यक्ति की जब किसी भी शोधकर्ता के पास जब कोई समाधान नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में वह जो है किसी भी समस्या के लिए टेंटेटिव सॉल्यूशन लेके चलता है, तो वही उसका जो है हाइपोथेसिस होती है, वही उसकी परिकल्पना या प्राकल्पना होती है। तो इसको हम शोध की भाषा में कह सकते हो या रिसर्च की भाषा में इसको समझने का प्रयास करेंगे, जिसमें जानेंगे कि इसकी जो ये जो परिकल्पना है वो क्या है, इसकी अपनी विशेषताएं क्या होती हैं, इसके प्रकार क्या होते हैं, इसकी किस तरीके से इसके विभिन्न विभिन्न प्रकारों की समय समय पे उसका हम प्रतिपादन करते हैं, उसका सॉल्यूशन निकालने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जब शोधकर्ता किसी शोध समस्या का चयन कर लेता है तो वह उसका एक अस्थायी समाधान, टेंटेटिव सॉल्यूशन, जैसे हम एक टेस्टेबल प्रपोजिशन कहते हैं, के रूप में उसे सामने लेकर आता है। इसी जांचनी प्रस्ताव को तकनीकी भाषा में परिकल्पना कहते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया। जो सिंपल से वर्ड्स में मैंने बताने का प्रयास किया। किसी शोध समस्या का एक प्रस्तावित जांचनीय उत्तर प्रकल्पना कहलाता है। दो या दो से अधिक चरों के बीच संभावित संबंधों के बारे में बनाए गए जांचनी कथनों को परिकल्पना कहा जाता है। अगर परिकल्पनाओं की विशेषताओं की अगर हम बात करें तो इसमें कुछ अपनी विशेषताएं होती हैं, क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर कुछ अपनी विशेषताएं होती हैं, लिमिट कह सकते हो कि मेरिट डिमेरिट्स होती हैं, तो यहाँ पर उसकी कुछ अपनी मेरिट्स हैं। सबसे पहली बात आती है, परिकल्पना में दो या दो से अधिक चरों के मध्य एक संबंध बतलाया जाता है। जो कम से कम कोई भी जो हाइपोथेसिस बनाई जाती है उसमें, या कोई भी समस्या जब होती है तो उसमें कोई दो वेरिएबल उसमें जरूर रखे जाते हैं, उन्हीं वेरिएबलों के बीच में संबंध बताने का प्रयास किया जाता है। उसी का जो कह सकते हो कि जो उसमें समस्या में जो वेरिएबल होते हैं उन्हीं के लिए हाइपोथेटिकल तरीके से उसका सॉल्यूशन निकाला जाता है, उनमें एक अपना संबंध बताने का प्रयास किया जाता है। परिकल्पना चरों के मध्य टेस्टेबल स्टेटमेंट के रूप में अभिव्यक्त की जाती है। इसका मतलब यह हुआ कि परिकल्पना में दो या दो से अधिक ऐसे चर होते हैं जिन्हें मापा जाना संभव है। परिकल्पना द्वारा चरों के मध्य एक सामान्य या विशिष्ट संबंधों की अभिव्यक्ति की जाती है। परिकल्पना को जांचनीय होना चाहिए, मतलब टेस्टेबल होना चाहिए। मितव्ययी होनी चाहिए। मितव्ययी का मतलब होता है कि जो भी हाइपोथेसिस बनाई जाए, क्योंकि जब भी कोई रिसर्चर रिसर्च करता है तो उसका एक अपना बजट होता है, उसी बजट के अकॉर्डिंग अपनी समस्या का चयन करता है और उस समस्या के चयन के बाद उसका सॉल्यूशन करने का, उसको सॉल्यूशन निकालने का प्रयास करता है। सॉल्यूशन के लिए वो कह सकते हो कि एक जांचनी परिकल्पना बनाता है। और जो जांचनी परिकल्पना जो होती है जिसे टेस्टेबल हाइपोथेसिस कहते हैं, वो मितव्ययी होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करने करने वाली या फिर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो उसमें, ऐसी परिकल्पना का निर्माण हमें नहीं करना चाहिए। हमें अपने बजट के अकॉर्डिंग ही हाइपोथेसिस का निर्माण करना चाहिए। परिकल्पना में तार्किक पूर्णता, व्यापकता का गुण होता है। परिकल्पना के क्षेत्र में मौजूद सिद्धांत तथ्य से संबंधित होना चाहिए। परिकल्पना को संप्रत्यात्मक रूप से स्पष्ट होना चाहिए। परिकल्पना को
वैज्ञानिक परीक्षणों एवं उपकरणों से संबंधित होना चाहिए। परिकल्पना का अन्य परिकल्पनाओं से तालमेल होना चाहिए। इसका मतलब है कि जो जो उसकी समस्या है उससे संबंधित जितनी भी उसने परिकल्पना बनाई है उनसे उसका तालमेल हो। ऐसा नहीं है कि एक तरफ परिकल्पना कहीं जा रही है, किसी दिशा में जा रही है, दूसरी परिकल्पना किसी और दिशा में जा रही है। तो ऐसा नहीं है कि समस्या से संबंधित हो, पर उनका संबंध अन्य परिकल्पनाओं से भी होना चाहिए। ये इसकी विशेषताएं हैं। इसके बाद हम बात करते हैं परिकल्पनाओं के प्रकारों की, टाइप ऑफ हाइपोथेसिस की। तो सबसे पहली बात आती है सिंपल हाइपोथेसिस, साधारण परिकल्पना। साधारण परिकल्पना वैसी परिकल्पना को कहा जाता है जिसमें चरों की संख्या 2 होती है, क्योंकि ये जो है सिंपल हाइपोथेसिस होती है। इसमें ज़्यादा चरों की चर नहीं होते हैं, सिर्फ 2 चर होते हैं। उन्हीं के बीच में संबंध निकालने का प्रयास किया जाता है। जटिल परिकल्पना, कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस। जटिल परिकल्पना वैसी परिकल्पना को कहा जाता है जिसमें चरों की संख्या 2 से अधिक होती है और उनमें एक खास संबंध बतलाकर शोध समस्या के जो प्रस्तावित टेंटेटिव सॉल्यूशन होता है उसको बताने का प्रयास किया जाता है। इसके बाद आती है सार्वत्रिक परिकल्पना, यूनिवर्सल हाइपोथेसिस। इस तरह की जो परिकल्पना होती है का जो स्वरूप है वो ऐसा होता है कि जो निहित चरों के सभी तरह के मानों के मध्य संबंध को हर परिस्थिति में हर समय बनाए रखता है। मतलब जो परिकल्पना बनाई जाएगी वो ऐसी होगी कि यूनिवर्सल फॉर्म में होगी, किसी भी परिस्थिति में उसको देखा जाएगा तब भी वह जो है परिणाम अपनी वही देगी। एग्जिस्टेंशियल हाइपोथेसिस, वैसी परिकल्पना जो सभी व्यक्तियों या परिस्थितियों के लिए तो नहीं, कम से कम एक व्यक्ति या परिस्थिति के लिए निश्चित रूप से सही होती है। और ऐसी जो परिकल्पना होती है इसका जो जनरलाइजेशन करना आसान नहीं होता, क्योंकि यूनिवर्सल जो हाइपोथेसिस होती है वो जो कहीं पर भी उसके बाद जो परिणाम आते हैं रिसर्च के उनको आप जनरलाइज कर सकते हो, क्योंकि यूनिवर्सल हाइपोथेसिस वहाँ पर ली गई थी। लेकिन यहाँ पर अगर वहाँ पर एग्जिस्टेंशियल हाइपोथेसिस रख ली जाती है तो इसके परिणामों को पॉपुलेशन पर हम जो है अप्लाई नहीं कर सकते, बहुत बड़े यूनिवर्स पर अप्लाई नहीं कर सकते यहाँ पर, क्योंकि किसी एक निश्चित व्यक्ति, परिस्थिति या फिर कह सकते हो किसी वस्तु के परिप्रेक्ष्य में ही वह सही हो सकती है। मान लीजिए एक्शन रिसर्च है, किसी स्कूल को लेके कोई शिक्षक ने कोई कार्य किया, तो ऐसी स्थिति में उस विद्यालयों की जो परिस्थितियां रही हैं, जो अच्छा रिजल्ट या बुरा रिजल्ट जो भी है, तो उसकी अपनी परिस्थितियां थी, उन्हीं उन्हीं परिणामों को और भी अन्य विद्यालयों पर अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन अगर बहुत सारे विद्यालयों को ले लिया जाए तो अब क्या होगा, ये बहुत बड़ा सैंपल ले लिया, सैंपल साइज जितना बड़ा होगा तो हमारे जो परिणाम होंगे वो भी बहुत ज़्यादा बड़े होते चले जाएंगे और बहुत ज़्यादा यूनिवर्स पर भी, पॉपुलेशन पर ही हम उसको अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ पर डिपेंड करता है कि हमारा जो पॉपुलेशन कैसा है, उसी के अकॉर्डिंग हम जो है हाइपोथेसिस का निर्माण भी करते हैं। कारणोत्तर परिकल्पना कॉजल हाइपोथेसिस होती है, व्यवहार के कारणों को नियंत्रित करने और उसकी व्याख्या के उद्देश्य के मद्देनजर शोधकर्ता कारणोत्तर परिकल्पना का निर्माण करता है। कारणोत्तर परिकल्पना एक ऐसी परिकल्पना होती है जिसके माध्यम से व्यवहार पर पड़ने वाले विशिष्ट व्यवहार की व्याख्या की जाती है। अगर हम किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी परिस्थिति में विशिष्ट व्यवहार का हम जो है ऑब्जर्वेशन करना चाहते हैं, विशिष्ट व्यवहार की हम व्याख्या करना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में कॉजल जो है हाइपोथेसिस का निर्माण किया जाता है, उसका टेंटेटिव सॉल्यूशन के रूप में उसका हम निर्माण करते हैं। इसके बाद आता है वर्णनात्मक परिकल्पना, डिस्क्रिप्टिव हाइपोथेसिस। वर्णनात्मक परिकल्पना वैसी परिकल्पना को कहा जाता है जो व्यवहार की व्याख्या उसकी विशेषताओं या परिस्थितियों जिसमें वह होता है के रूप में ही करता है। इस तरह की परिकल्पना शोधकर्ता को व्यवहार के गुणों की पहचान करने में मदद करता है और उसे जो प्रोडिक्शन अगर उसे करना होता है उसकी उसकी भी मदद करेगा, क्योंकि जब तक उसके व्यवहारों के बारे में उसे पता नहीं होगा तब तक वह प्रोडिक्शन नहीं कर सकता, पूर्वानुमान नहीं कर सकता, भविष्यवाणी नहीं कर सकता। इस ढंग की प्रकल्पना की मुख्य विशेषता होती है कि इसमें व्यवहार के कारण की पहचान करने पर बल नहीं डाला जाता। यहाँ पर हम कुछ इम्पोर्टेंट हाइपोथेसिस की बात करेंगे जिनको अक्सर बनाया जाता है, जिन पर रिसर्चर अधिकतर प्रयोग में लाता है, जैसे कि शून्य परिकल्पना, नल हाइपोथेसिस। इसके बारे में प्रश्न जरूर पूछ लिया जाता है।
इस प्रकार की परिकल्पना में यह मानकर चलते हैं कि दो चर जो वेरिएबल हैं जिनके संबंध को ज्ञात करने हम जा रहे हैं उनमें कोई सार्थक अंतर नहीं है। जो नल वर्ड होता है NULL, ये जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है शून्य, इसलिए इसे शून्य परिकल्पना भी कहा जाता है। अगर इसकी परिकल्पना का उदाहरण के रूप में अगर हम लें तो वर्ग ए वर्ग बी की बुद्धिलब्धि में कोई सार्थक अंतर नहीं है, क्योंकि अगर कोई ऑब्जेक्टिव तैयार करता है तो इसके बाद उसकी शून्य परिकल्पना भी तैयार करता है। तो वहां पर शून्य परिकल्पना जो होती है वह जो बन जाती है, मान लीजिए कोई भी जो शोध करता है, वर्ग ए वर्ग बी, दो वर्ग बना लिए उसने, तो उनके बीच में अगर बुद्धिलब्धि कोई एक चर को लेके काम करता है तो वहां पर वो चाहता है कि इनकी बुद्धिलब्धि में क्या कोई अंतर है या नहीं है, महिलाओं में पुरुषों में की जो बुद्धिलब्धि है उनमें कोई अंतर देखना चाहता है, तो वो कह सकता है कि बालक तथा बालिकाओं की बुद्धिलब्धि में कोई सार्थक अंतर नहीं है। इस तरीके की परिकल्पना जब वो लेके चलता है तो उसका सॉल्यूशन आगे चल के और भी जो तकनीक होती है उनके माध्यम से करता चला जाता है। यहाँ पे दो परिकल्पनाएं और बताई जाएंगी, दिशात्मक और अदिशात्मक, जिसे हम जो है डायरेक्शनल हाइपोथेसिस को हम जो है वन टेल हाइपोथेसिस कहते हैं। डायरेक्शनल हाइपोथेसिस होती है, दूसरी होती है आपकी नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस, अदिशात्मक। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं डायरेक्शनल हाइपोथेसिस की, तो यहाँ पर हम बात करेंगे दिशात्मक जो परिकल्पना, उस परिकल्पना को कहते हैं जिसमें परिकल्पना की दिशा निर्धारित होती है, जिसमें एक दिशा को लेके हम काम करते हैं, उसमें एक पहले से ही एक इंगित दिशा होती है, उसी को हम जो है कह सकते हैं दिशात्मक परिकल्पना कहते हैं। परिकल्पना में दो चर होते हैं जिनके संबंध में शोधकर्ता कोई अनुमानित कथन का उल्लेख करता है। यह कथन किसी एक चर की दिशा में निर्देशित होते हैं, जैसे तो इसे जो है दिशात्मक परिकल्पना कहा जाता है। इसी को जो है वन टेल हाइपोथेसिस कहते हैं, क्योंकि जो हमारी हाइपोथेसिस होती है उसकी टू टेल होती हैं, एक पॉजिटिव वे में एक दूसरे नेगेटिव वे में। तो यहाँ पर जो उदाहरण बनेगा वो जो है कह सकते हो कि पुरुष की अपेक्षा स्त्रियों की में अधिक रूढ़िवादिता होती है, या फिर ऊपर वाला जो उदाहरण हमने लिया था वर्ग ए वर्ग बी की बुद्धिलब्धि में कोई सार्थक अंतर नहीं है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि वर्ग ए की बुद्धिलब्धि वर्ग बी से अधिक है, या वर्ग बी की बुद्धिलब्धि वर्ग ए से अधिक है। तो हमने क्या कर दिया, वर्ग बी को पहले आगे ला दिया, क्योंकि वर्ग बी को हम लेके चल रहे हैं या वर्ग ए को हम लेके चल रहे हैं, तो यहाँ पे पहले से हमने इंगित कर दिया है कि एक दिशा में हम जा रहे हैं, तो ये हो क्या हो गया, एक दिशात्मक वन टेल हाइपोथेसिस हो गई। इसी तरीके से जो नेक्स्ट फॉर्म होता है वो होता है अदिशात्मक परिकल्पना, टू टेल हाइपोथेसिस, कहीं भी जा सकती है, ये डिपेंड करता है कि परिणाम क्या निकल के आता है, क्योंकि ये पहले से उसे नहीं पता। लेकिन अगर रिसर्चर ये लेके चलता है कि दिशात्मक परिकल्पना है, तो फिर उसके बाद वो रिसर्च करता है, उसके बाद जो है विभिन्न विभिन्न तकनीकों के माध्यम से प्रयोग करते हुए एनालिसिस करते हुए जाता है, परिणाम क्या निकल के आता है बाद में वो उसकी व्याख्या करता है। यहाँ पर हम जो अधिशात्मक परिकल्पना है, द्विपुच्छीय परिकल्पना नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस, और जिसे हम टू टेल हाइपोथेसिस कहते हैं, इसे अधिशात्मक परिकल्पना उसे कहते हैं जिसमें परिकल्पना की दिशा निर्धारित नहीं होती। इस परिकल्पना को द्विपुच्छीय परिकल्पना भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ परिकल्पना की किसी भी एक पुच्छ की ओर निर्णय का उल्लेख नहीं किया जाता। पुरुष तथा स्त्रियों की रूढ़िवाद कंजर्वेटिज्म में कोई सार्थक अंतर नहीं है, तो सॉरी सार्थक अंतर पाया जाएगा, क्योंकि सार्थक अंतर नहीं है तो ये हो जाएगा शून्य परिकल्पना। यहाँ पर सार्थक अंतर पाया जाएगा या सार्थक अंतर है तो ये हो जाएगी आपकी नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। ये बात आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि जो हमारी शून्य परिकल्पना थी, नल हाइपोथेसिस थी, वहां पर हम क्या कर रहे थे, वर्ग ए वर्ग बी की बुद्धिलब्धि में सार्थक अंतर नहीं है बोल रहे थे। यहाँ पर हम बोलेंगे वर्ग ए वर्ग बी की बुद्धिलब्धि में कोई सार्थक अंतर, वर्ग ए वर्ग बी की बुद्धिलब्धि में सार्थक अंतर है, हम ये लेके चलेंगे। अगर दोनों सेम नहीं है, ना कोई बड़ा है, कोई बड़ा भी हो सकता है, कोई किसी की जो है बुद्धिलब्धि ज़्यादा भी हो सकती है और किसी की बुद्धिलब्धि कम भी हो सकती है, ऐसा मान के चलते हैं। और ये जो है शून्य परिकल्पना को लेके हम जब आगे चलते हैं, सच हाइपोथेसिस हम कहते हैं, उसी के आधार पे हम जो है उसका परिणाम निकालते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं, इसके पश्चात जो परिणाम निकल गया तो उसकी हम व्याख्या करते हैं। तो ये जो वीडियो है हाइपोथेसिस के पूरे टॉपिक को कवर करता है। अगर आप इस वीडियो को अच्छे से समझते हैं, देखते हैं, अगर आपको एक बार में ये वीडियो समझ में नहीं आता तो इस वीडियो को आप बार बार देखें, समझें,
आपको निश्चित तौर पे हाइपोथेसिस का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैंने कम शब्दों में सही तरीके से समझाने का इसमें मैंने प्रयास किया है। अगर जिनको हाइपोथेसिस समझ नहीं आती है कि नल हाइपोथेसिस क्या है, वन टेल हाइपोथेसिस, टू टेल हाइपोथेसिस, नॉन डायरेक्शनल, डायरेक्शनल या रिसर्च हाइपोथेसिस क्या है, इन सभी के बारे में मैंने आपको सिंपल वर्ड्स में बताने का प्रयास किया है। निश्चित तौर पे आपको समझ में आएगा, आप इसको समझने का प्रयास करें, ज़रूर आपको समझ में आएगा। आशा है कि ये जो वीडियो आप लोगों के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।